आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। और कुषाण वंश से लेकर जो है गुप्त साम्राज्य के जो स्रोत हैं वहाँ तक हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुषाण शासन से। तो कुषाण क्या थे एक्चुअली में? ये जो है वो चीन से ही आए थे। चीन की एक जाति थी, ये यूची जाति। और इन्होंने जो है क्योंकि उन्हें जो है वो हुनू ने वहाँ से जो खदेड़ दिया था, उसके पश्चात जो है कुछ उसकी ब्रांचेज जो थी वो भारत की ओर आई। और इस प्रकार से उन्होंने भारत में जो अपना शासन स्थापित किया। ठीक है। तो सबसे पहले जो उसमें जो नाम आता है वो आता है कटविस प्रथम का। अब कटविस प्रथम जो है वो इसका संस्थापक है। ओके। सेकंड जिसमें आता है वो कटविस द्वितीय आता है। ठीक है। और कटविस द्वितीय के जो है सिक्कों पर जो है त्रिशूल, जब जहाँ पे हम त्रिशूल देखते हैं तो हमें स्वतः ही जो है वो एक शक्ति का एक हमारे जो आराध्य जो शिव हैं उनका जो ध्यान इसमें आता है। तो अंदाजा लगाया था कि वो शायद मत क्यों नहीं आए थे। और उन्होंने क्या किया था, उनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि उन्होंने एक्चुअल में चीन पर आक्रमण किया था। चीन पर आक्रमण जब किया उसके उपरांत जो है वो उसमें पराजित हुए, और उस पराजित होने के परिणाम स्वरूप जो है उन्हें वार्षिक कर देने के लिए जो है वो वहाँ पे राज़ी होना पड़ा। ओके। अच्छा, उसके बाद महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का जो है सबसे महान शासक था। और यहाँ तक कि उसे जो है वो भारत के महान शासकों में जो उनकी गणना की जाती है। उनके बारे में महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि उनके द्वारा जो है 72 ईस्वी में जो है वो एक शक संवत, जो हमारा राजकीय एक कैलेंडर है, वो से जो है वो उसके द्वारा शुरू किया गया था। और सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्क की विजयों की। इसको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, पहले कनिष्क की विजेता के रूप में, और दूसरा जो आता है वो कनिष्क एक महान शासक के रूप में। तो सबसे पहले कनिष्क की विजय जो है वो कश्मीर की विजय। कश्मीर की विजय जो थी सॉरी, क्योंकि कश्मीर जो है बहुत ही सुंदर घाटी थी और इसे वो अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। इसीलिए उसने जो है उस पर हमला करके जो है उसे अपने अधीन कर लिया, अधिकार में कर लिया। और वहाँ पर जो एक बहुत ही सुंदर एक नगर बसाया, उस नगर का नाम था कनिष्कपुर। सेकंड जिसमें आता है वो आता है मगध की विजय। अब अगला जो उसने जो अपना, क्योंकि मगध जो है हमेशा से ही जो वो पहले से लेकर जो हम देखते हैं कि मगध जो है वहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक राज्य रहा है या साम्राज्य रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है उस पर भी कहते हैं कि उनके द्वारा जो है वो हमला किया गया। और हमला करने के उपरांत जो है वहाँ से यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो थी जब उन्होंने मगध की विजय हासिल की थी। उसके उपरांत जब वो वापस आ रहे थे उस दौरान तो एक बहुत भिक्षु थे, उनका नाम था अश्वघोष। उनको वो अपने साथ लेकर आए और यही वो अश्वघोष थे जिनका उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और बाद के समय हम देखते हैं कि जैसे बुद्धचरित है, सौंदरानंद है, या सारी प्रकरण है वो उनके द्वारा जो वो रची गई। तो अगला जो इसमें आता है वो आता है बंगाल की विजय। लेकिन बंगाल की विजय के संदर्भ में ये बात है कि कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उन्होंने जो बंगाल को विजय किया था, लेकिन वहाँ पे जो है वो सिक्के बहुत ही कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। इससे कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शायद जो है वो इस क्षेत्र पर उसने जो है विजय हासिल नहीं की थी। अब जो है वहाँ पे अपने शासनकाल के जो 11वें वर्ष है उसमें जो उन्होंने सिंध को भी अपने जीत लिया था। और इसके अलावा जो उन्होंने उज्जैन और मालवा को भी उसने विजित कर लिया था। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो यहाँ पर आती है, जहाँ पे हम देखेंगे इसमें कि एक्चुअल में क्या हुआ कि जो चीन है, आपको याद होगा जो कटफिस द्वितीय थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कटफिस द्वितीय थे वो क्या हुए थे, वो चीन के शासक से पराजित हुए थे। क्लियर। अब जो है उस चीज़ का बदला लेने के लिए क्या हुआ कि जो कनिष्क था जब उसने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया उसके उपरांत जो है उसने चीन से युद्ध करने की जो है वो ठान ली। ठीक है। अब चीन से युद्ध, क्योंकि वो जो थे मूलतः आपको याद होगा कि वो चीन से ही भारत आए थे। अब चीन के ही शासक की भांति जो है उसने एक उपाधि धारण कर ली थी, और उस उपाधि का जो नाम था वो था देवपुत्र। ओके। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या, वहाँ पे जो शासक था वो होती था। अब जब उसने अपनी स्थिति को जो है मजबूत कर लिया था कनिष्क ने, तो अपने पिता की जो संधि, अपने पिता के साथ जो उनके मतलब चीन के शासक की जो संधि हुई थी उसके तहत उसे क्या था, वार्षिक कर देना होता था, खिराज देना होता था। लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने जो है वो एक उसे वार्षिक खिराज देना बंद कर दिया और साथ में होती के पास जो है एक दूत बनाकर भेजा और यह संदेश भिजवाया कि वह अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कनिष्क से करवा दे। इस बात को लेकर जो है जो
वहाँ का जो शासक था होती, वो जो है आग बबूला हो गया, ठीक है। और उसने जो उसको जो है वो बंदी बना लिया, और अंततः क्या हुआ कि इसमें जो है वो कनिष्क ने जो उस पर सेना भेजी। और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो था, ये शासक, ये सॉरी, ये जो है सेनापति था, होती का एक सेनापति था पंचाव। लेकिन पंचाव की सेना ने जो उसको, उसकी कनिष्क की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। ओके, अब क्या हुआ कि जब उसे जो पराजित कर दिया, तो उसके उपरांत जो उसने फिर से हार नहीं मानी, और वो फिर से जो वो तैयारियों में जुट गए। और अब उसने फिर से जो है विशाल सेना लेकर जो है वो चीन पर चढ़ाई कर दी। और इस समय तक जो है पंचाओ जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसका पुत्र जो था वो पंचयांग जो है वहाँ पर जो है वो सेनापति के पद पर तैनात था। लेकिन वो अपने पिता की भांति जो वीर नहीं था, और इसी प्रकार से जो वो कनिष्क ने चीन पर हमला करके जो उसे अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो जो है उसने जो एक विशाल साम्राज्य था उसमें अपने द्वारा स्थापित किया गया। और मुख्य तौर पर जो है उसकी जो राजधानी थी, ठीक है, राजधानी जो थी उसकी जो है वो पुरुषपुर, जिसे आधुनिक पेशावर कहा जाता है, उसे जो वो कहा जाता है। अब ये तो रही जो है वो आपकी कनिष्क की विजयों के बारे में। अब यदि हमसे ये पूछा जाता है कि कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था या भारत का एक महान शासक था, तो उस संदर्भ में हम इसका जवाब किस प्रकार से देंगे? तो उसमें सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, अभी तक हमने जिसमें विजय की हम जो है वहाँ पर अब उन्हीं विजयों का हमने केवल एक जो है उसको एक हेडिंग के, उनकी विजयों में उन सारी की सारी जो विजयों का उसमें उल्लेख कर देना है। जैसे उसमें कश्मीर की विजय है, मगध, बंगाल, सिंध, उज्जैन, मालवा, और सबसे महत्वपूर्ण जो था वो उनका चीन से युद्ध है। ओके, ये इसका एक हेडिंग हो जाएगा। सेकेंड जिसमें बात आती है वो आते हैं कुशल शासन प्रबंधक। अब उसने क्या किया था, उसने जो अपने साम्राज्य को जो है विभिन्न छोटी प्रशासनिक इकाइयों में उसने बांट रखा था, और उस पर जो है वो नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो विभिन्न प्रकार से जो वो एक प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी वो स्थापित की गई थी। वहाँ पे उसने क्षत्रप और महाक्षत्रपों की भी उनके द्वारा नियुक्ति की गई थी। अब अगला जो बात आती है वो आती है साहित्य प्रेमी। साहित्य प्रेमी में आपको याद होगा जब मगध पर उसने जो विजय हासिल की थी, और मगध विजय के उपरांत जब वो वापस आ रहे थे तो अपने साथ वो एक विद्वान अश्वघोष को लेकर आए थे, ठीक है। उनके काल में जो बहुत ही प्रसिद्ध कुछ जो है वो यहाँ पे साहित्यकार या विद्वान इसमें रहे हैं। जैसे कि इसमें अश्वघोष इसमें नाम आता है, उसमें आप बाद के समय में उसमें देख लोगे, जैसे बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण उनके द्वारा लिखी गई थी। और बुद्धचरित जो है उसे बौद्धों की रामायण के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन था नागार्जुन जो थे उनके जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो दार्शनिक थे, ठीक है। मिल्टन कांट से जो उनकी तुलना की जाती है। वसुमित्र जो था वो भी उनके दरबार का एक प्रसिद्ध जो है वो एक रत्न के समान जो था। और वसुमित्र, क्योंकि आपको याद होगा हमने चार बौद्ध सभाओं का जिक्र किया था, ठीक है। पहला जो है वो अजातशत्रु के काल में, दूसरी जो है वो कालाशोक के काल में, तीसरी जो है अशोक के काल में, और चौथी कनिष्क के काल में। तो कनिष्क के काल में जो चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी उसकी जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। ओके, अच्छा, ओके। उसके बाद जो है, और जो अशोक घोष हैं वो उस बौद्ध सभा के जो है वो क्या थे, उपाध्यक्ष थे। क्लियर। अब इसके अलावा जो वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे उनका नाम था चरक। और आप जब साहित्य की बात करते हैं तो जैसे नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं तो माध्यमिक सूत्र इसमें उनके द्वारा रचना की गई है। वसुमित्र की अगर बात करते हैं तो महाविभाष नामक जो ग्रंथ है उसके द्वारा लिखा गया है। चरक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है चरक संहिता। अब अगर हम बात करते हैं इसके अन्य, जैसे कि नगर है, भवन निर्माण कला है, मूर्ति कला है, क्योंकि उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हमने देखा कि जब उन्होंने कश्मीर पे अधिकार कर लिया था तो उसके उपरांत जो है उन्होंने कनिष्कपुर, बहुत ही सुंदर नगर जो है वहाँ पे जो है स्थापित किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं भवन निर्माण, क्योंकि इस दौरान जो है विभिन्न प्रकार के जो भवन थे उनके द्वारा जो बनाए गए, जो उसमें विशिष्ट जो शैली अपनाई गई वो अपने आप में जो वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। अब जहाँ तक विशेष तौर पर यदि मैं हम कला के संदर्भ में यदि बात करता हूँ तो उस संदर्भ में जो मूर्ति कला अपने आप में अनूठी है यहाँ पर, क्योंकि मूर्ति कला में जो है यहाँ पर इस काल में जो दो कला शैलियाँ विभिन्न प्रकार जो है वो अपने विशेष तौर पर जो वो उसका उत्थान हुआ था, उनमें से एक जो थी वो गांधार कला शैली थी और दूसरे जो थी वो मथुरा कला शैली थी। वो मैं चित्र आपको अलग से भी बतला दूंगा यहाँ पर। और इसके अलावा जो है वहाँ पे जो सिक्के बनाने की जो कला थी, अब सिक्के बनाने के संदर्भ में जो वो आप देखते हैं, जैसे अगर हमने अगर बात की थी इसमें हिंदी यूनानी शासकों के बारे में, मिनांदर इत्यादि शासकों के बारे में, तो आपने उसमें देखा था कि उसमें सिक्कों पर जो है वो शासकों की चित्र और उनके जो है वो नाम उसमें जो है उत्कीर्ण करवाए गए थे। अब यहाँ पर क्या था,
कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इसमें चलाए गए हैं। ठीक है, आपने ध्यान ये रखना है, यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के यहाँ पर चलाए गए। और इसके अलावा जो है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जैसे सम्राट अशोक की अगर बात करते हैं तो इन्हें, इनकी कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उस अशोक की भांति ही न केवल जो है वो लोकहित के कार्य किए, बल्कि जो है वो बौद्ध धर्म को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। क्लियर। और इसमें क्या किया उन्होंने, जो वो बौद्ध धर्म का उन्होंने जो व्यापक रूप से जो प्रचार किया। और इस इनके काल में, जैसे मैंने कहा कि इनके काल में क्या हुआ था, चौथी बौद्ध सभा का, अब यहाँ पे देख सकते हो, चौथी बौद्ध सभा का जो है यहाँ पे इसमें आयोजन हुआ था। और चौथी बौद्ध सभा में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो था वो दो हिस्सों में बट गया, दो संप्रदायों में बट गया। एक उसमें से था महायान और दूसरा था हीनयान। महायान जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, अर्थात मूर्ति पूजा को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, और लेकिन जो इसकी दूसरी जो संप्रदाय था वह था हीनयान, जिन्होंने अपने आप को किसी स्वरूप में नहीं बदला और वो अपने मूल स्वरूप में ही अपने आप को उन्होंने बरकरार रखा। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये जो है वो एक दैविक राजा, ठीक है, आपको जो है वो इसमें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुषाण काल के दौरान जो है वो बनी हुई एक मूर्ति है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है वो कुषाण एक सिक्का है, जहाँ पर आप जो है वो इसमें आप देख सकते हो कि उसमें अग्रभाग में इसमें आपको शायद दिख रहा होगा, उसमें कनिष्क लिखा हुआ है और पृष्ठ भाग में उसमें लिखा हुआ है देवता, क्योंकि वो क्या थे, मतलब देवताओं से देवतुल्य जो उसे माना जाता था, देवपुत्र की जो है उसने स्वयं भी उपाधि धारण कर रखी थी। जैसे हम गांधार और मथुरा कला शैली की अगर हम बात कर रहे थे, हालांकि गांधार कला शैली जो थी वो मूलतः भारतीय नहीं थी, इसे भारतीय यूनानी कला शैली कहा जाता है, क्योंकि ये भारत और यूनान की जो है वो कलाओं का एक मिश्रण है। ओके, लेकिन जो है वो हालांकि जो है वो जो यवन शासक थे उनके काल में जो है यह उसका प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन इन दोनों, और जो दूसरी कला है मथुरा कला शैली, ये जो थी वो पूर्णतः भारतीय थी। ओके, लेकिन इन दोनों ही कला शैलियों का जो है इसमें समुचित जो वो विकास हुआ था। अगला जो हमारा पास आता है वो आता है कनिष्क के उत्तराधिकारी। अब कनिष्क के उत्तराधिकारी जो थे वो पहला जिसमें नाम आता है हुविष्क, वो अपने पिता की भांति योग्य थे। उसके बाद जो है वो वासुदेव प्रथम आता है, ये जो थे वो शैव मत के अनुयायी थे, और अंतिम जो है वो शक्तिशाली शासक भी थे। और अन्य उत्तराधिकारी भी इसमें आप देख सकते हो, वासुदेव द्वितीय है, कनिष्क द्वितीय है, वासुदेव तृतीय है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हुए, अयोग्य निकले। अब हम महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है, क्योंकि प्राचीन इतिहास, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक काल जो बनता है वो बनता है गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या है, स्वर्णयुग है। अब इसी गुप्त काल में क्या हुआ, इसके हम जो है वो विभिन्न इस प्रकार के स्रोत हैं। जैसे पहला जो इसमें आता है वो आता है आपका साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला इसमें जो बात आती है वो पुराण आता है। तो पुराण, जैसे आपको पता है कि पुराण जो है कुल मिलाकर जो है पुराणों की जो संख्या है वो है 18। ठीक है, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण जो है बहुत सारे जो पुराण हैं उसमें से हमें जो वो इस काल के, इनकी गुप्त काल के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हमारा मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है। ओके, और इस में जो है वो विभिन्न शासकों के नाम, उनके उपलब्धियां, साम्राज्य की सीमा इत्यादि जो वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड जो इसमें आता है वो आता है कौमुदी महोत्सव। ओके, आपने ये देखना है कि जो आपको जो ग्रंथों के जो नाम हैं वो आप देख सकते हो कि वो जो है वो काले अक्षरों में लिखे हैं। ठीक है, और जो दूसरे हैं जिन्होंने उनको लिखा है वो आप देख सकते हो कि वो जो है किसी अन्य रंग से जो उसमें उसको जो बतलाया गया है। तो ये जो कौमुदी महोत्सव है, इसे जो वज्जिका ने लिखा है, एक्चुअल में ये जो है वो एक मतलब एक उसमें एक कहानी सी थी। ठीक है, कि मगध का शासक जो था, सुंदरवर्मन का अपना कोई बेटा नहीं था, उसने अपने एक किसी को बच्चे को जो गोद लिया उसका नाम था चंद्रसेन। ठीक है, लेकिन जो संयोगवश वो जब उसके अपने यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके उपरांत जो है वह चंद्रसेन का विरोधी हो गया और चंद्रसेन ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो कुल मिलाकर एक कहानी के रूप में आपने इसको देखना है कि ये वज्जिका ने लिखी है कौमुदी महोत्सव, जिसमें जो है वो अंततः जो है वो चंद्रसेन की जीत हुआ करती है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है आपका शूद्रक का मृच्छकटिकम। ओके, अब इसमें भी इससे भी जो है हमें गुप्तकालीन जो है वो मुख्य तौर पर सामाजिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जिसमें आता है वो आता है देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त का जो वो देवी चंद्रगुप्तम। ओके, अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये बात कही गई है
कि एक्चुअल में स्कंदगुप्त के समुद्रगुप्त के पश्चात जो है वहाँ पे रामगुप्त जो है कुछ समय के लिए राज सिंहासन पर बैठता है। मुख्य तौर पर हम जब इसकी वंशावलियों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बीच में जो कुछ समय जो वो उसके बड़े भाई इनकी रामगुप्त का भी आता है। तो एक्चुअली रामगुप्त का क्या था कि रामगुप्त का एक जो है वो शक शासक के साथ युद्ध होता है, और उस युद्ध के कारण उसे जो है वो सब कुछ आ जाता है, संधि होती है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी जो है वो देने के लिए उस संधि के तहत जो मजबूर हो जाता है। तो कहते हैं कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, वो भेष बदल कर ध्रुव देवी के भेष में जो वो जाते हैं और उसकी जो है वो शक शासक की वो हत्या कर देते हैं, और बाद के समय में इसी से वो विवाह भी कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद आता है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। अब हमने पढ़ा है कि इसका जो विषय वस्तु था, हालांकि वो मौर्य वंश का था, ठीक है, क्योंकि नंद वंश के शासन की समाप्ति और मौर्य वंश की शासन की स्थापना ये उसमें कहा गया था, लेकिन यहाँ से उसका काल के विभिन्न जो धार्मिक दशा है और अन्य दशा है उसके भी जानकारी प्राप्त होती है। अब इस काल का बहुत ही प्रसिद्ध एक विद्वान थे, उनका नाम विद्वान नाटककार, उनका नाम है कालिदास। कालिदास की जो रचनाएं थी, जैसे मेघदूत है, ऋतुसंहार है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमादित्य, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, मालविका अग्निमित्र आपने वहाँ भी पढ़ा है, जहाँ पे हम पुष्यमित्र का ये उत्तराधिकारी था, पुष्यमित्र का ये वंशज था, और पुष्यमित्र के पश्चात जो उसने जो वो राजगद्दी को संभाला था। ओके, उसके अलावा जो है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो वो एक अन्य जो नाम आता है वो आता है क्या कहते हैं, हर्षचरित जो था वो हर्षवर्धन, ये कन्नौज के शासक थे, और इनके जो दरबारी थे उनका नाम बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने इसमें जो उसकी हर्षचरित की रचना की है, लेकिन इससे भी जो है कुछ जानकारी इसके संदर्भ में प्राप्त होती है। उसके बाद वात्सायन का कामसूत्र, इसे भी, और कामंदक का नीतिसार, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें जो नाम आता है वो आता है फोको की, और ये फोको की जो है वो चंद्रगुप्त, ये अक्सर जो हमसे सवाल पूछा भी जाता है कि फाहियान कौन है। फाहियान जो है एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो वो भारत आया था, और भारत में जिस समय वो आया था उस समय यहाँ पर मुख्य जो शासन रहा था वह रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है सिक्के जो है वो आपने ये ध्यान रखना है, जब मैंने कुषाण काल की बात की थी, कुषाण काल में जो है वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे। ओके, यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि जो गुप्त काल था वो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, तो उस स्थिति में आपने इस बात को समझना है, उस बात को समझना है कि इस काल में मुख्य तौर पर जो वो सोने के बहुत सारे सिक्के जो वो पाए जाते हैं। इनके सोना जो पर्याप्त मात्रा में था, इसे स्वर्ण युग जो वो कहा गया है। सर्वाधिक सोने के सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा जो है वो चांदी और तांबे के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये हमें जो है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताते हैं। जैसे कि इसमें चंद्रगुप्त प्रथम के जो राजा रानी नामक जो सिक्के हैं वो आप उसमें देख सकते हो, उसमें जो है वो राजा और रानी के जो वो चित्र भी सामने दिए गए हैं, और पीछे इसमें जो वो लिच्छवी वंश का जो उसमें जिक्र किया गया, क्योंकि उनकी जो ये रानी थी चंद्रगुप्त प्रथम की, उनके नाम जो था वो कुमार देवी था, और वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी, ठीक है, और इसीलिए जो है वहाँ पे आप दोनों चीज़ों को इसमें देख सकते हो। और इसके अलावा एक अन्य भी वहाँ से सिक्का हमें प्राप्त हुआ है जो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर ये हमें किस बात की जानकारी देता है कि वहाँ पे संगीत कला भी जो थी उसका जो प्रादुर्भाव हुआ था, और समुद्रगुप्त जो खुद भी जो वो कुशल वीणा वादक था। और इस प्रकार से जो वो वहाँ पे अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के भी उसमें उसके पराक्रम को दिखाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया गया था। और पहले जो सिक्के थे वो सोना और चांदी के हुआ करते थे, और बाद में ये तांबे के बनना शुरू हुए। जब ये सोने चांदी के थे तो इससे जो है वो क्या पता चलता है कि उसमें आरंभ में उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ थी, लेकिन बाद के समय में जब तांबा के बनना शुरू हुए तो अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो गई। ओके, उसके बाद जो है मुख्य तौर पर जो है अंतिम इसमें जो आता है वो अभिलेख और स्मारक इसमें आता है। तो अभिलेख में गुप्त काल के बहुत ही प्रसिद्ध जो एक अभिलेख है उसको जो है वो ये समुद्रगुप्त के काल का है, और उनके दरबारी थे, उनका नाम था हरिसेन, और उन्होंने संस्कृत भाषा में एक जो है वो एक अभिलेख लिखा था। उसका जो नाम था वो था प्रयाग प्रशस्ति।
प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और इसे जो इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी अन्य चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें उनके काल का बहुत ही प्रसिद्ध जो था वो एक महरौली लौह स्तंभ, अब इसमें देख सकते हो ये भी एक्चुअल में स्तंभ लेख है। इस पर भी बहुत कुछ चीज़ें, हालांकि लोहे का बना हुआ है, तो आज तक जो है वो आपका कुतुब मीनार है उसके बिल्कुल प्रांगण में ये स्थित है। और वर्तमान समय में भी आप देख सकते हो इसमें बहुत कुछ उकेरा गया है। ये स्तंभ लेख अभिलेख अभिलेख आपको सॉरी स्तंभ लेख नहीं, अभिलेख अभिलेख आपको पता है कि अभिलेख क्या होते हैं, जो कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, इनकी इस पर भी उकेरा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर आप देख सकते हो कि महरौली का लौह स्तंभ है, उदयगिरी गुफा है, अभिलेख, और स्कंदगुप्त के जो है वो भीतरी अभिलेख, भूमिदान अभिलेख, क्योंकि जो गुप्त जो शासक थे वो भूमिदान मुख्य तौर पर दिया करते थे, और इस प्रकार का जिक्र संबंधी जो वो अनेकों अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो आप इसमें से देख सकते हो ये आपका महरौली का लौह स्तंभ है, और ये जो है वो आपका दशावतार मंदिर है, ठीक है, जिससे जो गुप्त काल का बनाया गया था। तो आज के काल में, आज के दिन जो वो इतना ही, और कल हम जो वो गुप्त साम्राज्य के बारे में